हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल। और आज हम लोग चालू करने वाले हैं जीएसटी, जो मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 है फॉर आईसीएसई। और जीएसटी के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जीएसटी जो है, इसका फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स और सर्विस, ये दो कैटेगरीज हैं। तो गुड्स और सर्विसेज के ऊपर जो टैक्स लगते हैं उसको हम लोग बोलते हैं जीएसटी। ये टैक्स गवर्नमेंट लेता है हमसे। और इस चैप्टर में हम लोग इसी के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करने वाले हैं इस चैप्टर के ऊपर। तो जीएसटी जो है वो लागू हुआ था आफ्टर 1 जुलाई। ठीक है। तो 1 जुलाई 2017 के बाद जीएसटी लागू हुआ था। उसके पहले वैट सिस्टम था, वैल्यू एडेड टैक्स। तो उसके बाद जीएसटी लागू कर दिया गया, और जीएसटी को ही हम लोग एज टैक्स देते हैं सरकार को इन आवर गुड्स एंड सर्विसेज। सरकार को हम लोग कई तरह के टैक्सेस देते हैं। वी पे टैक्सेस ऑन आवर रोड्स, वी पे टैक्सेस फॉर लैंड। अगर हम कोई नया लैंड खरीदते हैं उसके लिए भी हम लोग टैक्स पे करते हैं। वी ऑल्सो पे टैक्सेस व्हेन वी आर बाइंग सेलिंग समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग दूध खरीद रहे हैं, अगर आप लोग मार्केट से फल खरीद रहे हैं, अगर आप लोग कोई स्पेसिफिक कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं मार्केट से, मोबाइल फोन भी खरीद रहे हैं, कार खरीद रहे हैं, तो उन सब पे आप लोगों को जीएसटी देना पड़ेगा, विच इज गुड्स। तो गुड्स के ऊपर आपको जीएसटी देना पड़ता है। अगर आप मार्केट में कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चार्टर अकाउंटेंट है, कोई डॉक्टर है, तो दे ऑल्सो हैव टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट एज सर्विस टैक्स। तो जीएसटी का मतलब ही है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब ये चीज नोट डाउन कर लेना कि जीएसटी जो है वो 1 जुलाई के बाद से लागू होगी। अब क्या है कि जीएसटी जो है वो कौन लोग पे करते हैं? जीएसटी जो है वो आम आदमी पे करता है। बट इन बिटवीन आम आदमी रिटेलर्स होते हैं, ट्रांजैक्शंस करने के लिए लोग होते हैं, तो ये लोग भी जीएसटी को पे कर रहे होते हैं टू द गवर्नमेंट। अब हम लोग समझेंगे कि जीएसटी पढ़ने से पहले मैं और भी कुछ डिटेल्स में बताऊंगा, बट उससे पहले मैं तुम लोगों को दो चीजें बताता हूँ। लेट्स अंडरस्टैंड देयर आर टू कॉन्सेप्ट्स, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। देखो, इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स में फर्क है। डायरेक्ट टैक्स यानी वो टैक्स जो गवर्नमेंट डायरेक्टली लेता है। फॉर एग्जांपल, हम लोग का सैलरी से, गवर्नमेंट जॉब का सैलरी से कॉर्पोरेट टैक्स, एकदम हो गया। कॉर्पोरेट टैक्स एक्सेट्रा, सैलरी के ऊपर टैक्स लगना, कॉर्पोरेट में कहीं काम कर रहे हो उसके ऊपर टैक्स लगना, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। वेयर एज इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विस। तो जो टैक्सेस हम लोग गुड्स एंड सर्विस यानी जीएसटी जो पे करते हैं जिस गुड्स एंड सर्विसेज में, ये हम लोग का इनडायरेक्ट टैक्स है। अब हम लोग इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स यानी जीएसटी जो है वो कौन देता है, अब उस पर बात करते हैं। तो जीएसटी हम ही लोग दे रहे हैं, द कॉमन पीपल आर द गिवर्स ऑफ जीएसटी। बट इन बिटवीन रिटेलर्स भी हैं, दुकानदार है, वो लोग भी तो जीएसटी पे कर रहे हैं। अब एक्चुअली में जो रिटेलर्स है वो लोग भी पे करते हैं जीएसटी, और हम लोग फिर उसके ऊपर जो रिटेलर्स जिस प्रॉफिट में बेचता है उस प्रॉफिट के ऊपर भी हम लोग एक जीएसटी पे करते हैं। अब यहाँ पर बात समझना टर्म्स के बारे में। तो एक टर्म है डीलर। डीलर कौन होता है? अ डीलर इज अ पर्सन हु ऑफर्स द गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये गुड्स एंड सर्विसेज जो ऑफर कर रहे हैं, दे आर द डीलर्स। अब ये डीलर लोग एक प्राइस पे वो गुड्स या सर्विसेज खरीद रहे हैं। तो जनरली सर्विसेज नहीं होते, गुड्स होते हैं। सर्विसेज तो डीलर खुद क्रिएट करता है सर्विस। तो गुड्स जो है डीलर खुद खरीदता भी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एल्यूमिनियम का कुछ खरीद रहे हो,
लेट्स जस्ट से विंडो पैनल कुछ खरीद रहे हो एल्यूमिनियम का अपने घर के लिए, तो वो एल्यूमिनियम का जो रॉ मटेरियल है या फिर जो एल्यूमिनियम है वो तो कहीं ना कहीं से आ रहा है, एंड वो डीलर खरीदता है। तो कॉस्ट प्राइस क्या है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। इट इज द प्राइस, इट इज द प्राइस द डीलर buys the goods, it is the price at which the dealer buys the goods, इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, सीपी। उसके बाद आता है हम लोग का लिस्ट प्राइस। ओके, मैं फुल फॉर्म में लिख दूं क्या, लिख देता हूं, इसको फुल फॉर्म में लिख लेना, ठीक है। तो एक है कॉस्ट प्राइस, एक है लिस्ट प्राइस। ओके, लिस्ट प्राइस क्या होता है, लिस्ट प्राइस यानी वो प्राइस, लिस्ट प्राइस में हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग और एक नाम देते हैं मार्क प्राइस। मार्क प्राइस, इसको लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं या फिर मार्क प्राइस भी बोलते हैं, मार्केट प्राइस जिसको तुम लोग बोलते हो। इट इज द प्राइस एट विच द प्रोडक्ट कैन बी सोल्ड एट मैक्सिमम, यानी उसके ऊपर उसको सेल नहीं किया जा सकता। सो इट इज द लिस्टेड प्राइस, और टैग्ड प्राइस बोल सकते हो, टैग्ड प्राइस ऑन द प्रोडक्ट। So the listed price or the tagged price on the product is called the list price or market price. Generally क्या होता है कि जो प्रोडक्ट नॉर्मली मार्केट में सेल हो रहा होता है वो प्रोडक्ट पे एक मैक्सिमम प्राइस लगा हुआ रहता है इन द टैग, प्रोडक्ट के पीछे में कहीं पर आप देखे होंगे, उसको हम लोग बोलते हैं लिस्ट प्राइस। नॉर्मली कोई रिटेलर, कोई भी नॉर्मल रिटेलर उसको उस प्राइस के ऊपर नहीं बेच सकता। इट इज इलीगल टू सेल एनी प्रोडक्ट अबव दैट प्राइस, वो कंपनी डिसाइड करता है, गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व रहता है फॉर सम केसेस। तो दैट इज लिस्ट प्राइस। अब उसके बाद आ जाता है हम लोग का डिस्काउंट। अब इसमें तो समझाने कुछ नहीं है, डिस्काउंट वो प्राइस है जो लिस्ट प्राइस के ऊपर लगता है, ठीक है। सो इट इज द ऑफर put on list price और सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस नहीं बोलेंगे क्योंकि फिर मैथमेटिकल टर्म्स में गलत हो जाएगा। सेलिंग प्राइस पे ही अगर डिस्काउंट होते तो सेलिंग प्राइस नहीं होता, लिस्ट प्राइस बोलना बेटर है। सो फॉर एग्जांपल लिस्ट प्राइस अगर 100 रुपीज है, उस पर 10 रुपए का डिस्काउंट से, तो दैट जो 10 रुपए का डिस्काउंट है दैट बिकम्स the discount on the list price. Now we have the selling price. SP, price at which the goods or services are sold. तो वो प्राइस जिस प्राइस पे गुड्स और सर्विसेज अल्टीमेटली सेल होता है, दैट इज द सेलिंग प्राइस। अब एक चीज समझना, जनरली क्या होता है, कोई भी एक इस तरह का डीलिंग करने के लिए अगर गुड्स इन्वॉल्व है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सर्विसेज, अगर कोई प्रोडक्ट इन्वॉल्व है, ठीक है, फेशियल कुछ भी प्रोडक्ट हो सकता है, लाइक ये पेन, अगर मैं ये मार्कर पेन लूँ, ठीक है, व्हाइट बोर्ड मार्कर पेन है, ये पूरा ये बोर्ड, ये जो बोर्ड दिख रहा है तुम लोगों को व्हाइट बोर्ड, ये दीज आर ऑल प्रोडक्ट्स, ठीक है, जो टेंजिबल चीज है, तो ये प्रोडक्ट्स है। अब ये जो प्रोडक्ट्स है ना, तो क्या होता है कि इस प्रोडक्ट को बनाने और लास्ट में एंड कंज्यूमर तक पहुंचने में बीच में बहुत सारे लोग होते हैं। तो जनरली कोई भी एक प्रोडक्ट में क्या होता है, एक मैन्युफैक्चरर होता है, एक मैन्युफैक्चरर होता है, उसके बाद होता है एक होलसेलर। होलसेलर का काम होता है मैन्युफैक्चरर से बिग बल्क क्वांटिटीज में लेके रखना अपने पास,
अब होलसेलर क्या करता है, होलसेलर देता है रिटेलर को, रिटेलर भी बल्क क्वांटिटीज में लेता है, बट रिटेलर के पास ऑप्शन है बल्क क्वांटिटीज कम करके लेना, क्योंकि रिटेलर्स कई तरह के होते हैं, बड़े बड़े रिटेलर्स भी होंगे और छोटे छोटे रिटेलर्स भी होंगे। एक बड़ा स्टेशनरी शॉप भी हो सकता है जहां पर आपको ये मार्कर्स का पूरा एक शेल्फ मिले, और एक बहुत छोटा सा शॉप भी हो सकता है जिसमें सिर्फ कुछ ही मार्कर्स रखे हुए। तो रिटेलर वो होता है, एंड देन रिटेलर से वी हैव द एंड कंज्यूमर, यानी हम लोग जो लोग खरीदते हैं। सो दिस इज ये चीज मैं तुम लोगों को बता दे रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है कि अगर ऐसे करके करोगे, प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, तो थोड़ा सा हेल्प आता है। और मैंने जनरली नोटिस किया है कि इट बिकम्स मच मोर इजियर कि अगर इस तरह से लिख के प्रॉब्लम को सॉल्व करो। सो मैन्युफैक्चरर, ओके, so this is the manufacturer, wholesaler, retailer and consumer। हम लोग जनरली कंज्यूमर और कस्टमर में बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं। कंज्यूमर और कस्टमर में फर्क है, कस्टमर कंज्यूमर भी हो सकता है, मेरा बात समझो। एक कंज्यूमर जो होता है वो कंज्यूम करता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक रेस्टोरेंट खुला हुआ है और वो रेस्टोरेंट में जो लोग जा रहे हैं दे आर द कंज्यूमर्स, ठीक है, वो लोग कंज्यूम करते हैं। मैं बोल रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूँ, अगर मान लो ये जो पेन है, ये जो लोग ये पेन खरीदते हैं दे आर कंज्यूमर्स, ठीक है, वो लोग कस्टमर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अब कंज्यूमर का मतलब ये है कि मैं ये पेन को यूज कर रहा हूँ, इस प्रोडक्ट को मैं यूज कर रहा हूँ, तो आई बिकम्स आई एम अल्टीमेटली बिकमिंग अ कंज्यूमर ऑफ दिस प्रोडक्ट। अब मुझे ये पेन अगर अच्छा लगेगा तो मैं यही कंपनी का पेन लूंगा, ये डोम्स कंपनी का, तो मैं डोम्स का ही पेन लेने वाला हूँ। मैं क्लासमेट या फिर कैमलिन का पेन नहीं लूंगा क्योंकि मुझे ये बेटर लग रहा है। तो आई एम अ कंज्यूमर ऑफ द कंपनी। अब कस्टमर क्या होता है, कस्टमर होता है अ वाइड वैरायटी। वो लोग भी होते हैं जो खरीद लेते हैं एंड यूज नहीं भी करते, तो वो भी कस्टमर है। और वो लोग भी है जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, दैट दे आर ऑल्सो द कस्टमर। बट एक कंज्यूमर क्या होता है, कंज्यूमर एक प्रोडक्ट को लेता है, इट यूज करता है बार बार, ठीक है, दैट इज अ कंज्यूमर। सो कंज्यूमर और कस्टमर में थोड़ा सा फर्क है। एक अलग से वीडियो बनाया जा सकता है कंज्यूमर और कस्टमर के ऊपर, बट अभी इस वीडियो में ज्यादा डिटेल में नहीं समझा रहा। ये सब कुछ नोट डाउन कर लो क्योंकि ये काम में आने वाले हैं। एंड अब मैं इसको इरेज करके नेक्स्ट तुम लोगों को समझा रहा हूँ कुछ टॉपिक्स। ओके, जो जीएसटी है उसको लाने के पीछे का रीजन जो था वो ये था कि वी वांटेड वन नेशन वन टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स में क्या हो रहा था कि इट वाज अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट टू एक्चुअली कीप रिकॉर्ड कि अलग अलग लेवल्स, अलग अलग स्टेजेस में टैक्स कैसे कौन पे कर रहा है या कौन कैसे टैक्स ले रहा है, ठीक है। तो जैसे कोई रिटेलर है, रिटेलर हम लोग से अगर टैक्स ले रहा है तो वो किस हिसाब से, ऑन व्हाट बेसिस वो टैक्स ले पा रहा है हम लोग से, और वो हम लोग फिर गवर्नमेंट को कैसे जमा कर रहे हैं। यानी मैं जो टैक्स दे रहा हूँ कोई रिटेलर को, वो मेरा जो दिया हुआ टैक्स है वो गवर्नमेंट तक जा कैसे रहा है। सो इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट टू सिस्टमेटाइज द मैनर। बट इसमें क्या था कि जीएसटी में गवर्नमेंट को लगा कि ये सिस्टम में आ चुका है, बट आई डू नॉट एक्चुअली एग्री विद इट क्योंकि बहुत सारे अलग अलग चीजें हैं, उसके बारे में वी कैन डिस्कस लेटर ऑन। तो अभी जो है जीएसटी है, और हर एक लोग जो जीएसटी पे करता है या जीएसटी कलेक्ट करता है उसके लिए एक, मतलब जो लोग स्पेसिफिकली जीएसटी कलेक्ट करते हैं उन लोगों को एक जीएसटी नंबर दिया जाता है। तो जैसे अगर मान लो एक कोई शॉप है और ये मेरे को प्रोडक्ट सेल कर रहा है, तो इस शॉप के पास मुझसे जीएसटी कलेक्ट करने के लिए इसके खुद के पास एक जीएसटी नंबर होना चाहिए। जो जीएसटी नंबर है, जीएसटी आईएन नंबर, ये नंबर इस शॉप के पास होना चाहिए। ये सारे के सारे लोग जो लोग बिजनेस करते हैं उन सब के पास एक अलग अलग जीएसटी नंबर होता है। तो मान लो शॉप हो या कोई रेस्टोरेंट हो,
और वहां पर मैं जा रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट्स में खाने में 2.5% का जीएसटी लगता है। टोटल 2.5 और 2.5 यानी सीजीएसटी और एसजीएसटी मिला के लगता है टैक्स, तो लगभग लगभग 5% का टैक्स लगता है। तो मैं जो भी खाना खा रहा हूँ, अगर मैं 2000 का बिल बनाता हूँ तो उस पर मुझे 5% का टैक्स भी लगेगा। ठीक है, वो टैक्स वो लोग कलेक्ट करेंगे और जब मुझे बिल मिलेगा, वो बिल में उन लोग का बिल के ऊपर जीएसटी नंबर रहेगा दुकान का, रेस्टोरेंट का, और बिल के नीचे उन लोग को मेंशन करना पड़ेगा कि कौन सा जीएसटी कहाँ जा रहा है। अगर मैं 5% टैक्स देता हूँ तो 5% टैक्स में सरकार, सेंट्रल सरकार को कितना जीएसटी जा रहा है और स्टेट के सरकार को कितना जीएसटी जा रहा है। अब जीएसटी बहुत तरह के होते हैं, ठीक है, इसको तो अब जीएसटी जो होता है ना, जीएसटी एक होता है तुम्हारा सीजीएसटी, ठीक है, सीजीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी, ठीक है, ये जीएसटी सेंटर लेता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है ये वाला, ये है सेंटर जीएसटी। उसके बाद है एसजीएसटी और यूजीएसटी। एसजीएसटी और यूजीएसटी जो होता है ये जाता है स्टेट को। एस का मतलब है स्टेट और यू का मतलब है यूनियन टेरिटरी। अब यूनियन टेरिटरी कौन है हम लोग का, मतलब यूनियन टेरिटरी है क्या हम लोग का इंडिया में, वो है दिल्ली। दिल्ली इज यूनियन टेरिटरी। दिल्ली को हम लोग स्टेट कंसिडर नहीं करते, दिल्ली का अलग सरकार है। दिल्ली का सरकार और हरियाणा का सरकार अलग अलग, तो हम लोग दिल्ली को फिर अलग से एक यूनियन पकड़ते हैं। लेट्स टेक अ पॉज, सुबह हो गया। ओके, तो वापस हम लोग चालू करते हैं। और आईजीएसटी मैं पहले बता रहा था, एसजीएसटी यूजीएसटी। एसजीएसटी मतलब स्टेट और यूजीएसटी मतलब यूनियन टेरिटरी, जो दिल्ली है। दिल्ली में एसजीएसटी नहीं लगता, दिल्ली में यूजीएसटी लगता है। उसके बाद आता है आईजीएसटी। अब कुछ कुछ बिलिंग्स में अगर आप ध्यान देंगे तो आपको वहां पर आईजीएसटी दिखेगा, एसजीएसटी सीजीएसटी नहीं लिखा हुआ रहता है, उसमें आईजीएसटी लिखा हुआ रहेगा। आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड जीएसटी। इसमें क्या कर दिया गया, आईजीएसटी में सेंट्रल और स्टेट को दोनों को इंक्लूड कर दिया गया आईजीएसटी में। तो क्या होता है, बेसिकली दोनों को इक्वली डिवाइड होता है। अगर मान लो 5% है तो सेंटर को जाएगा 2.5 और स्टेट को जाएगा 2.5%। तो जनरली क्या होता है, जीएसटी इन कैटेगरीज में लिया जाता है, या तो 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। लग्जरी आइटम्स या फिर उस तरह के सर्विसेज के लिए, गुड्स के लिए हम 28% जीएसटी सरकार चार्ज करता है। और जो नॉमिनल हम लोग एसेंशियल गुड्स है, यानी जो ऐसे चीजें जो डेली लाइफ में बहुत जरूरी है, उसके लिए 5% जीएसटी लिया जाता है, या कुछ कुछ चीजों में 0% जीएसटी होता है। सबसे ज्यादा जीएसटी अगर कोई सरकार कलेक्ट करता है, इंडिया में अगर सरकार कलेक्ट करता है, तो वो होता है पेट्रोल, अल्कोहल, इन सब चीजों में ज्यादा से ज्यादा जीएसटी कलेक्ट किया जाता है, यानी 28% से भी ऊपर का जीएसटी कलेक्ट होता है। और उसमें कुछ एग्जाम्पशन है, यानी वो इन कैटेगरीज में नहीं आते। अल्कोहल, पेट्रोलियम, डीजल, वो इस तरह के इन कैटेगरीज में नहीं आते, वो इस तरह के नंबर्स में जीएसटी को नहीं लिया जाता है। वो डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट एंड गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, एंड दैट इज अल्कोहल यानी पेट्रोलियम, ये सब जो चीज़ें हैं इसमें सरकार सबसे ज़्यादा पैसा बनाता है। और इसीलिए जो पेट्रोल है उसका दाम जो है वो डिफर करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं रहता हूँ वेस्ट बंगाल में, तो वेस्ट बंगाल में पेट्रोल का प्राइस अलग है कंपेयर टू झारखंड। झारखंड में पेट्रोल का प्राइस जो है वो लो है कंपेयर टू वेस्ट बंगाल। द रीजन इज क्योंकि जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो काफी अलग तरीके से टैक्स करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट तो फिक्स एक टैक्स लेगा, बट जो स्टेट गवर्नमेंट से वो थोड़ा सा कम ज्यादा करके टैक्सेस लेते हैं, जिसकी वजह से वो प्राइसेस डिफर करते हैं। अब ये तो हो गया सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और ये जीएसटी के बारे में सब कुछ बता दिया। अब किस तरह के क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, वो मैटर आता है। तो लेट जस्ट एक एग्जांपल से सॉल्व करके देखते हैं, तब आप लोगों को एक आइडिया आएगा कि सॉल्व कैसे किया जाता है। ओके, मेरे पास एक बुक है, बहुत पुराना बुक है। तो जो है क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ जाएगा, आप लोग स्क्रीन पे क्वेश्चन देख सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, मैन्युफैक्चरर जो है, मैन्युफैक्चरर सेल्स, एक मैन्युफैक्चरर है, ये एक मैन्युफैक्चरर है, एंड ये जो है ए सेल्स अ वॉशिंग मशीन टू डीलर बी। तो ए बी को वॉशिंग मशीन सेल कर रहा है,
ठीक है, फॉर 12,500 12,500 पे वॉशिंग मशीन सेल कर रहा है। द डीलर बी सेल्स इट टू अ कंज्यूमर। तो ये डीलर जो है बी, ए कंज्यूमर, लेट्स जस्ट से सी, इसको सेल कर रहा है एट अ प्रॉफिट ऑफ 1500। ठीक है, तो यानी हम लोग का इसमें ये प्रॉफिट ही मांग रहा है प्लस 1500, इस पे सेल कर रहा है। अब जो है यहाँ पर देखना होगा, बोला गया है इफ द सेल्स आर इंट्रास्टेट एंड द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। तो 12% जीएसटी जो है, अब ध्यान देना, 12% जीएसटी बी को भी देना पड़ेगा, ए को, और सी को देना पड़ेगा बी को। तो यानी बी भी 12% देगा ऑन व्हाट, ऑन ये वाला प्राइस, और सी जो है वो भी बी को देगा 12% ऑन वो वाला प्राइस जो प्राइस बी रखेगा। तो सबसे पहले तो ए टू बी का ट्रांजैक्शन में, ए टू बी का ट्रांजैक्शन में बी का जो मार्क प्राइस है, ठीक है, मार्क प्राइस, लिस्ट प्राइस भी बोल सकते हो, जो लिस्ट प्राइस है वो है 12,500। अब बी जो है ये 12,500 पे 12% जीएसटी पे करेगा। सबसे पहला क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ टैक्स। अब यहाँ पर और एक चीज बोला गया था, इफ द सेल्स आर इंट्रा स्टेट एंड द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। इंट्रा स्टेट यानी यहाँ पर दो जीएसटी होंगे, सीजीएसटी और आईजीएसटी, एसजीएसटी। तो यहाँ पर इंट्रा स्टेट है, बोला गया द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द डीलर बी टू सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये कितना टैक्स पे करेगा, बी। तो बी कितना टैक्स करेगा, पे करेगा, क्वेश्चन नंबर 1, बी पेज टैक्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अब क्योंकि यहाँ पर दो जीएसटी हो रहे हैं, एक हो रहा है सीजीएसटी और एक हो रहा है एसजीएसटी। सीजीएसटी और एसजीएसटी अगर होता है, मैंने क्या कहा था कि अगर 12% रहेगा तो ये दोनों में इक्वली डिवाइड होगा। तो बी कितना पे करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, बी पे करेगा 6% सेंट्रल गवर्नमेंट को। 6% ऑफ 12,500, ये होगा हम लोग का कितना, 6/100 टाइम्स 12500, 2 कट जाएगा, 12 टाइम्स 125 इंटू 6, 125 इंटू 6 हो गया तुम्हारा 30, 12 और इधर 3 15, 616 और इधर 7। तो 750 रुपया बी पे करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, रिमेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स, कितना पे, 1250 पे। अब बी जो है, याद रखना, बी प्रॉफिट पे सेल करेगा, प्रॉफिट यानी 1500 रुपये का प्रॉफिट करके सेल करने वाला। अब देखो यहाँ पर, तो बी क्या करेगा आगे, हाँ, सेकंड नंबर क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो कितना टैक्स रिसीव हुआ स्टेट गवर्नमेंट को। तो ये नहीं स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया क्वेश्चन नंबर 2 में कि बी कितना पे कर रहा है, कितना टैक्स रिसीव हुआ। तो कितना टैक्स रिसीव हुआ यानी जो सी पे करेगा वही टैक्स रिसीव होगा गवर्नमेंट को। तो यहाँ पर बी कितना पे सेल कर रहा है, ये बी टू सी का ट्रांजैक्शन है। बी कितना में सेल करेगा सी को, बी सेल करेगा 12,500 प्लस 1500, यानी ये हो गया 14,000। तो सी के लिए लिस्ट प्राइस क्या होगा, या फिर यहाँ पर सेलिंग प्राइस भी बोल सकते हो, सेलिंग प्राइस भी बोल देते हैं। सेलिंग प्राइस है यहाँ पर बी का 14,000, ये बी सेल कर रहा है सी को। तो टैक्स पेड बाय सी टू स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट को देगा तो अगेन सीजीएसटी और एसजीएसटी वाला कॉन्सेप्ट है, यानी 12% नहीं देगा, 6% देगा। तो 6% ऑफ 14,000, ठीक है। तो दिस विल बी 6/100 टाइम्स 14,000, 2 0 कट, 140 इंटू 6 0, एंड यहाँ पर हो गया तुम लोगों का 4 8। तो 840 rupees is being paid to the state government by the consumer.
और एक चीज यहाँ पर ध्यान दो, बी पे किया 750, सी पे किया 840, तो फाइनली बी तो ऑलरेडी पे कर चुका है टैक्स, सी कितना पे कर रहा है 840 रुपीज। एक्चुअली लिविंग टैक्स कितना है, या फिर हम लोग उसको बोलते हैं लायबल टैक्स। लायबल टैक्स यानी आप लोग को याद है कि अगर आप लोग पता है, हर शॉपकीपर साल के एंड में जनरली मार्च, न्यू ईयर जब आता है, न्यू ईयर के बाद जब मार्च का महीना आता है, मार्च के महीने में जनरली मैं अभी टैक्स पर पे करता तो मुझे मार्च के महीने में देना पड़ता, तो जो टैक्स पे करता है वो लोग मार्च के महीने में, जो बिजनेसमैन होते हैं वो मार्च के महीने में टैक्सेस पे करते हैं। तो जब कोई प्रोडक्ट खरीदे, जैसे बी ए से खरीदता है, तब तो वो टैक्स ऑलरेडी पे कर ही रहा है, तो फिर अलग से क्या चीज का टैक्स, वो अलग से टैक्स है इस चीज का, अगर तुम ध्यान दो तो 840 माइनस 750 ये वाला टैक्स पे करना पड़ेगा, जो आता है 90 रुपीज। ये 90 रुपीज सरकार को नहीं पे किया हो, तो ये पे करना पड़ेगा बी को, क्योंकि बी इज द मिडिल पर्सन, बिजनेसमैन जो बिजनेस कर रहा है, क्योंकि ए को जो पेमेंट किया वो तो सरकार तक चला गया, वो तो गवर्नमेंट को मिल गया, लेकिन बी वाला जो टैक्स है वो तो गवर्नमेंट को नहीं मिला। ठीक है, तो कुछ जो टैक्स, जो गवर्नमेंट को टैक्स, जो लायबल टैक्स होता है, वो लायबल टैक्स होता है ये मैंने बता दिया बीच में ऐसे ही समझाने के लिए। अब बुक में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो सोल्यूशन है उसको थोड़ा कंफ्यूजिंग है, उतना कंफ्यूजिंग करने की जरूरत नहीं है। यहाँ क्वेश्चन है अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, कुछ तो और बोला नहीं, तो कितना टैक्स रिसीव होगा, उतना ही टैक्स रिसीव होगा जितना सी देने वाला है। अल्टीमेटली सी इज द वन हु इज गिविंग द टैक्स, तो सी जितना टैक्स देगा उतना ही टैक्स रिसीव होने वाला है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 which is the amount that the customer pays for the machine। कितना अमाउंट कस्टमर, मेरा कहाँ गया कस्टमर, so question number 3 is the amount that the consumer pays for the machine। तो कितना अमाउंट कंज्यूमर पे करेगा। अब देखो हम लोगों ने क्या निकाला था, कंज्यूमर टैक्स कितना पे कर रहा है, कंज्यूमर टैक्स पे कर रहा है ₹840, और बी जो है वो कंज्यूमर पे प्रॉफिट में बेच रहा है, तो कितना का प्रॉफिट में बेच रहा है, तो सेलिंग प्राइस फॉर सी कितना है 14,000। ठीक है, तो फाइनल प्राइस क्या होगा, यानी एक्चुअली सेलिंग प्राइस जो है, इसको सेलिंग प्राइस नहीं बोलेंगे, इसको लिस्ट प्राइस बोलेंगे। लिस्ट प्राइस जो है वो सी के लिए है 14,000। अब सी का जो सेलिंग प्राइस हुआ, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू लिस्ट प्राइस प्लस जीएसटी, यानी 14,000 प्लस 840 रुपीज, तो ये हो गया 14,840। दिस इज द फाइनल अमाउंट जो सी को खरीदना, मतलब खरीदने के लिए देना पड़ेगा, और ये वो अमाउंट है जो बिलिंग के एंड में आएगा कि आपने 14,000 प्लस 840 रुपए का जीएसटी पे किया है। Wrong, it has to be correct again. Okay, so part 3 हम लोग का बोल रहा है the amount that the consumer pays for the machine। तो कंज्यूमर कितना अमाउंट पे करेगा, कंज्यूमर ने टैक्स कितना पे किया। अब टैक्स कंज्यूमर ने पूरा नहीं पे किया है, कंज्यूमर ने टैक्स पे किया है 6%। तो कंज्यूमर का 6% टैक्स था एसजीएसटी, तो सीजीएसटी भी तो लगेगा ना, और सीजीएसटी भी 6% ही है, तो टोटल टैक्स कितना हुआ 840 प्लस 840, दो जगह टैक्स लगा उसका, तो 840 कितना हो गया हम लोग का, यहाँ पर हो गया 1680 रुपये। अब कंज्यूमर को, मतलब कंज्यूमर के लिए लिस्ट प्राइस क्या था, बी तो प्रॉफिट में बेच रहा है ना,
तो बी ने क्या लिस्ट प्राइस रखा कि ये मेरा लिस्टिंग प्राइस है, ये मार्क प्राइस है। बी ने बोला कि मेरा जो प्राइस है, कॉस्ट प्राइस, मतलब जो सी के लिए प्राइस पड़ रहा है वो प्राइस पड़ेगा 14,000। तो सी को इतना प्राइस पड़ रहा था, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया फाइनल? फाइनल सेलिंग प्राइस हुआ 14,000 प्लस जीएसटी, यानी 1680। ये हम लोग का आ गया 15,680 रुपये। So this is the final amount जो सी को पे करना पड़ेगा टू बाय द मशीन। ठीक है, वॉशिंग मशीन जो है, ये वॉशिंग मशीन बाय करने के लिए 15,680 रुपया सी को पे करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ठीक है, इसके बाद और अलग तरह के कुछ क्वेश्चन करते हैं जो थोड़ा, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, तुम लोग थोड़ा सा देखो ये वाला क्वेश्चन अच्छे से। ओके, पे अटेंशन, रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली। All right. So next question जो है वो है the printed price of an air conditioner is 45,000. The wholesaler allows a discount of 10% to a dealer. The dealer sells the air conditioner to a consumer at a discount of 4% on the marked price. If the sales are intrastate and the rate of GST is 18%, find ये तीन चीजें। सबसे पहले तो यहाँ पर बोला गया प्रिंटेड प्राइस या मार्क्ड प्राइस क्या है? मार्क्ड प्राइस है यहाँ पर एसी का 40,000। ठीक है, अब इस पे जो होलसेलर है, होलसेलर अपने तरफ से 10% का डिस्काउंट दे रहा टू डीलर, और डीलर अपने तरफ से 8% का डिस्काउंट, 4% का डिस्काउंट दे रहा है ऑन मार्क प्राइस, वही प्रिंटेड प्राइस मार्क प्राइस टू कंज्यूमर। If the sales are interested, जीएसटी है यहाँ पर 18%। देखो यहाँ पर जीएसटी कैसे बढ़ गया, एसी के लिए जीएसटी 18% है और जनरली 18% ही होता है, जीएसटी यहाँ पर है 18%। तो 18% डीलर को भी देना पड़ेगा अगेन, एंड कंज्यूमर को भी पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला बात आ जा रहा है ये जो चीज, तो एक मैंने गलत लिखा, 40,000 नहीं 45,000, 45,000। चलो ठीक है, तो इस पे थोड़ा बहुत कैलकुलेट करते हैं। अभी तो पहले ये निकालते हैं कि होलसेलर टू डीलर का जो डील हुआ इस पे क्या हो रहा है, कितना प्राइस पे हो रहा है। तो होलसेलर ने 10% का डिस्काउंट रखा है, सो डिस्काउंट कितना हो, डिस्काउंट है 10% ऑफ 45,000। तो 10% ऑफ 45,000 ये बहुत इजी है, फिर भी स्टेप्स जो है वो दिखाना जरूरी है। ठीक है, ये हो गया 4,500। 10% का मतलब एक चीज समझना, अगर कहीं पर भी आता है ना 10%, बस लास्ट का 2 जीरो हटा दो, और अगर मान लो जीरो नहीं है, मान लो कुछ ऐसा नंबर है 78642 इस तरह का अगर नंबर है, तो 2 नंबर के पहले पॉइंट लगा दो, ये हुआ 10%। ठीक है, बस 10% मतलब तुम कैसे भी करके उसको डिवाइड बाई 100 करो, जो भी करो वो चीज करना पड़ेगा तुमको। दो जीरो हटाओ, नहीं एक ही जीरो हटाने से हो जाएगा, मैं तो गलत बोला, 10% 10 से मल्टीप्लाई भी करूंगा, यानी यहाँ पर पॉइंट होगा बेसिकली। ठीक, 10% मतलब एक नंबर पहले पॉइंट लगा दो या फिर एक जीरो हटा दो, तो वही 10% हुआ। सो 4,500 ये डिस्काउंटेड प्राइस है। तो डिस्काउंटेड प्राइस लगाते हैं यहाँ पर, आफ्टर डिस्काउंट क्या होता है, सेलिंग प्राइस। आफ्टर डिस्काउंट सेलिंग प्राइस हो रहा है हम लोग का 45,000 माइनस 4,500, यानी 40,500 होगा। ठीक है, तो दिस इज माय सेलिंग प्राइस। ये कौन किसको सेल कर रहा है, होलसेलर डीलर को सेल कर रहा है। ठीक है, तो अब डीलर क्या किया है, डीलर 4% का डिस्काउंट रखा है मार्क प्राइस। मार्क प्राइस क्या है 45,000। तो यहाँ पर डीलर
टू कंज्यूमर का जो डील है उसमें क्या होता है, डीलर ने डिस्काउंट दिया है 4% ऑफ मार्क प्राइस यानी 45,000। 4% ऑफ 45,000 कितना होगा, 4520 गया, दो इधर गया, 020 4 4 16 एंड 2 इज 18, 1800। तो डीलर कंज्यूमर को 1800 का डिस्काउंट दे, उसको मिला 44,500 डिस्काउंट, लेकिन वो दे रहा है 1800 का डिस्काउंट। 1800 का डिस्काउंट हो गया। हम लोग को यहाँ पर सेलिंग प्राइस आ रहा है, सेलिंग प्राइस यहाँ पर आ रहा है 45,000 माइनस 1800, ये मेरा आ रहा है 43,200। ठीक है, तो 43,200 is the discount, मतलब is the buying price of the consumer, और 40,500 is the buying price of the dealer। तो डीलर यहाँ पर 3,200 का प्रॉफिट कर, जो भी, मुझे तो प्रॉफिट ही दिखता है बिजनेसेस कर करके, जो भी है। उसके बाद क्या पूछा क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द डीलर टू द सेंट्रल ये होगा, भूल गया पेज, द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द डीलर टू द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट ना। तो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट पे अगर डिवाइड होगा ये सीजीएसटी और एसजीएसटी, सीजीएसटी एसजीएसटी, तो ये 18% डिवाइड हो जाएगा 9%, 9%, राइट। तो यहाँ पर पहला तो यहाँ पर बोला गया अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द डीलर, तो डीलर ने कितना में लिया, डीलर ने तो लिया 40,500 में, ठीक है। तो 40,500 के ऊपर वो टैक्स भरेगा, सो टैक्स बाय डीलर। तो सेंटर को वो कितना देगा और स्टेट को वो कितना देगा। देखो सेंटर और जो स्टेट है वो दोनों का एक ही मिलने वाला है, तो तुम कोई भी एक कैलकुलेट कर लो, दूसरा का मिल ही जाने वाला है। तो सेंटर का अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो सेंटर को देने वाला है 9% ऑफ 40,500, ठीक है। तो 9% ऑफ 40,500 हुआ 9/100 टाइम्स 40,500, 2 जीरो कट गया, 2 जीरो कट गया, 405 और 9, 9 5 45 होता है, 0 0 होता है, 4 आ जाएगा, और 9 4 हो जाता है हम लोग का कितना 36, 3,645 भी देने वाला सेंट्रल को। तो स्टेट को भी कितना देगा 3,645, ठीक है। तो दो काम लोग का निकल गया। वैसे ये वाला देना मत भूलना, मैं तो यहाँ हड़बड़ी में करवा रहा हूँ। सिंबल देना कभी मत भूलना मैथ्स और फिजिक्स में, ये वाला सिंबल, क्योंकि यहाँ पर तो ये लग रहा है फिजिक्स का अगर कोई सम कर रहे हो और उसमें मीटर पर सेकंड है तो मीटर पर सेकंड देना लास्ट में, अगर नहीं देते हो तो फिर भूल जाओ, मार्क्स नहीं मिलने वाला। हाँ, तो ये हो गया 3,645 दे रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को, दोनों को अलग अलग मिल रहा है। उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन है अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ऑब्वियसली टैक्स रिसीव्ड यानी किससे रिसीव कर रहा है, कंज्यूमर से रिसीव कर रहा है, तो कंज्यूमर का निकालो। तो टैक्स बाय कंज्यूमर, टैक्स बाय कंज्यूमर, मैं बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूँ एक्चुअली में, तुम लोग कॉपी में थोड़ा सा अच्छे से लिखना चाहिए। टैक्स पेड बाय कंज्यूमर, एग्जाम में ऐसे लिखना, ठीक है। एग्जाम में इतना शॉर्ट में होगा। टैक्स पेड बाय कंज्यूमर कितना होगा, कंज्यूमर ले रहा है, खरीद रहा है 43,200 का, तो कंज्यूमर तो टैक्स पे करेगा 9% ऑफ 43,200, 43200, 2020 गया 18, अरे ये पेन बहुत गंदा है, आँख में घुस जाता ना, खराब होता। हाँ चलो 9 to 18, 9 3 होता है 27, 8 4 36, ओके। तो कंज्यूमर पे कर रहा है 3,888 का जीएसटी। तो कंज्यूमर का जीएसटी पे हुआ इतना। अब कंज्यूमर ये सेंटर को दिया रुपीज 3,888 और स्टेट को भी दिया रुपीज 3,888।
ठीक है। उसके बाद बोला गया है, यहाँ तो बोला गया स्टेट गवर्नमेंट, तो यही वाला लिख लेना, यही वाला लिखना, सेंटर वाला लिखने की जरूरत नहीं है। अमाउंट दैट द कंज्यूमर पेज फॉर द मशीन, कंज्यूमर कितना अमाउंट पे करता है। सो यहाँ पर थर्ड नंबर में हम लोग लिखेंगे अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर इज इक्वल्स टू, पहले तो ये वाला प्राइस, सेलिंग वाला प्राइस 43,200 प्लस ये दो महा जो टैक्स लग रहे हैं 3,800, क्या बोलते हैं हिंदी में 88 को, 61, 62, 63, 64, 65, 68, हाँ 3,868, करेक्ट करना अगर मैं गलत हूँ तो 43,200 उसके बाद 3,868 प्लस 3,868 इतना पे कर रहा था, कितना हो रहा है कैलकुलेट करते हैं, 16, 17, फिर 17 नहीं, फिर 17 नहीं, 16, 17 कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं, फिर 19, उसके बाद 7, तो टोटल पे कर रहा है कंज्यूमर 47,976 रुपीज। करेक्ट ही हूँ मैं, शायद करेक्ट में गलत हो सकता हूँ क्या, तो भी देख लेना चाहिए मैं गलत हूँ सही। आई एम रॉन्ग, व्हाट, मैं गलत, ओके तो कंज्यूमर पे कर रहा है 43,200 प्लस 3,868 प्लस 3,868 जो होगा हम लोग का 16, 17 होगा, 16, 17 उसके बाद 19 उसके बाद 3, 3, 6 यस 3, 3, 6 प्लस 3, 9 और एक हो गया हम लोग का 50, 10 और इधर 5, 5,000 सॉरी 50,976 रुपीज। बाप रे, इसी का दाम बहुत बढ़ गया, कहाँ 45,000 डिस्काउंट 40,000 में मिला था डीलर को, तो कहाँ मैं पे कर रहा हूँ 50,000। जीएसटी के बारे में एक अलग वीडियो में जरूर बनाऊंगा, क्यों मुझे जीएसटी पसंद नहीं है, जो दैट इज माय पर्सपेक्टिव। सरकार तो सरकार है, अपना सोच समझ के जो चाहे कर रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ पर पढ़ाई पे फोकस करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन अगर तुम लोगों ने कर लिया वेल एंड गुड, तो मैं तुम लोगों को और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो इसमें से देखो जो एग्जांपल्स है ना, एग्जांपल से क्वेश्चंस करना, प्रैक्टिस करना, एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं 2-3 एग्जांपल्स क्वेश्चंस में दे दूंगा, वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सॉल्व कर लेना, पेज नंबर 17 में दिया हुआ है, ठीक है, पेज नंबर 17 में भी सॉल्व कर लेना। और अगर कोई तुम लोग सेरिना का बुक फॉलो कर रहे हैं, मेरा अग्रवाल फॉलो नहीं कर रहे हो, सो बेयर इन माइंड कि ये मेरा अग्रवाल नहीं है, मेरे पास भी ये सेरिना ही है, याद नहीं जो जब कोई दूसरा बुक फॉलो कर रहा है, चैप्टर जो है, कॉन्सेप्ट जो वो सेम होने वाला है, एक्सरसाइजेस भी जो है वो काफी सेम आने वाला है। चलो अभी हम लोग दूसरा और एक सम करते हैं, उसके बाद फिर क्लास यहीं पर खत्म कर देंगे, एंड देन नेक्स्ट एक और क्लास करूंगा जिसमें कुछ स्पेसिफिक सम्स जो है, जो बोर्ड एग्जाम्स में आ चुके हैं 2018-19, 18 में नहीं आया हुआ है बोर्ड्स में, 2020 में आया हुआ है, 2021-23 में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं जीएसटी से रिलेटेड, वो सब हम लोग करेंगे। तो एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ से, लेट्स डू दिस वन। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं, थोड़ा टफ क्वेश्चन है, एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 17 है। ये क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन सेज कि किरण परचेजेस एन आर्टिकल फॉर रुपीज 5,310
which includes 10% rebate, मतलब डिस्काउंट, rebate का मतलब डिस्काउंट on the marked price and 18% tax on the remaining price. Find the marked price of the article. तो किरण का जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस है जो किरण का, वो है ₹5310. मार्क प्राइस जो है अननोन है। अब मार्क प्राइस पे ही जीएसटी लगता है और मार्क प्राइस पे ही डिस्काउंट भी मिलता है। तो इसमें बोला गया है कि जीएसटी था 18% और डिस्काउंट मिला 10%। तो जीएसटी पे किया है इसने 18% और डिस्काउंट मिला था 10%। अब इसको सॉल्व करने के तरीके तो बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग सॉल्व करेंगे। लेट्स, अच्छा पहले तुम लोग कर लो, पहले तुम लोग सॉल्व कर लो, पहले कोशिश कर लो सॉल्व हो भी रहा है कि नहीं। वैसे दो इतने आसान सम दे के मैंने ये वाला सम दे दिया तो थोड़ा सा नाइंसाफी हो रहा है, बट मैं एक चीज बता रहा हूँ, मेरा वाला फॉर्मूला यूज करो तो इजीली हो जाएगा। लेट्स टेक द मार्क प्राइस ₹x, x लेके करो तो बहुत इजीली हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा x लेके तो फिर मैं बोलूँगा देख लो वीडियो, और भी अच्छा है। मार्क प्राइस को हम लोग x लेंगे, फॉर्मूलाज तो वही लगने वाले हैं, x के ऊपर टैक्स और x के ऊपर डिस्काउंट मिलने वाला है। तो करते हैं, फिर पहले तो डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं। तो डिस्काउंट कितना होगा, तो डिस्काउंट हो रहा है 10% ऑफ x, यानी ये वाला होगा हम लोग का 10% ऑफ जो भी x प्राइस है, ये हो गया 10x/100, या फिर इसको हम बोल सकते हैं x/10, 0 पड़ जाएगा। तो ये मेरा डिस्काउंटेड प्राइस है, ठीक है, x/10 जीएसटी के पास आता है। तो ये तो मेरा डिस्काउंट प्राइस हो गया, ठीक है। तो डिस्काउंट होने के बाद मेरा प्राइस क्या होगा, तो डिस्काउंट के बाद मेरा जो प्राइस हुआ, ठीक है, जो लिस्ट प्राइस बोलो, ठीक है, आफ्टर डिस्काउंट प्राइस, आफ्टर डिस्काउंट प्राइस जो है वो मेरा हुआ x प्लस x, तो मेरा मार्क प्राइस है, ठीक है, प्लस नहीं करेंगे x माइनस x/10, ये है मेरा डिस्काउंटेड प्राइस। अब अगर सिंपल एलसीएम लोगे, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 10 होना, तो अगर एलसीएम अगर तुम लोगों को नहीं आता तो फिर लागत है, एलसीएम भी तुम लोगों को सिखाना पड़ रहा है, लेकिन अगर एलसीएम आता है तो बहुत बढ़िया बात है, एलसीएम आना चाहिए, क्लास 10 में ना हो। तो 10x माइनस x/10, ये हो जाएगा 9x/10। 9x क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर 10x है और यहाँ पर x मतलब कुछ नहीं तो 1, तो 10 माइनस 1x, 10 बार x माइनस 1 बार x, तो 9 बार x, तो 9x/10, ये मेरा प्राइस है आफ्टर डिस्काउंट। अब इस प्राइस पे 18% जीएसटी भी लग रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं जीएसटी, क्योंकि डिस्काउंट के बाद जीएसटी लगता है। तो जीएसटी हम लोग का हुआ यहाँ पर 18% ऑफ ये, तो 18% ऑफ 9x/100 हम लोग को होने वाला है 18/100 टाइम्स 9x/100, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे, ये हम लोग का आएगा 118, तो हम लोग का जीएसटी यहाँ पर आने वाला है 18/100 टाइम्स 9x/10। अब क्या करेंगे, ये हम लोग का जीएसटी है, तो सेलिंग प्राइस जो होता है वो जीएसटी के साथ जुड़ा जाता है, यानी डिस्काउंटेड प्राइस प्लस जीएसटी इज सेलिंग प्राइस। So selling price is discounted price, D कैपिटल लिख देते हैं, discounted price plus GST। यहाँ पर डिस्काउंटेड प्राइस हम लोग का ये वाला ₹9x/10, so 9x/10
10 प्लस जीएसटी का हम लोग यहाँ पर लग रहा है 18/100 टाइम्स 9x/10। तो हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम लोग क्या करेंगे 9x/10 9x/10 दोनों जगह में है, तो 9x/10 को कॉमन ले लो, तो हम लोग के पास बचेगा 18/100 प्लस 1, तो ये होगा 9x/10 इंटू 100 यहाँ पर है, यहाँ कुछ नहीं थी, यहाँ पर भी 100 तो कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा 18 प्लस 100 118/100 मल्टीप्लाई करना। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, तो ये हम लोग का आ गया सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पर क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस हम लोग को ऑलरेडी पता है 5310 है, तो यहाँ पर हम लोग ये लिख सकते हैं 5310। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x को एक तरफ रखेंगे, बाकी सब एक तरफ लेके आ जाएंगे, तो उसका मतलब है x को रख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये ऊपर आ जाएगा, ये भी ऊपर आ जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा, 118 नीचे आ जाएगा, तो ये हो गया 5310 इंटू 10 इंटू 100 बाय 9 इंटू 180। तो अब यहाँ पर अगर कैलकुलेट करो तो यहाँ पर हो जाता है 118 है, तो 118 को 9 को पहले ही करते हैं 5310 इज इट डिविजिबल बाय 9। तो अगर तुम लोग देखो ध्यान से तो 9 5 से 45 होता है, 9 6 जा 454 होता है, तो 9 5 जा 45, ठीक है। तो यहाँ पर बचा मेरे पास 81, 9 9 से 81 होता है, राइट। तो और एक 0 590, तो ये और ये तो कट जाएगा 590। अब 590 बच रहा है और 118, तो 118 और ये 590 है। 18 देखा जाए तो हम लोग एक चीज कर सकते हैं, 18 का टेबल में 90 है, फिर देखो 1 को और 5 को हटा दो, ठीक है। और ये देखो कि 18 का टेबल में 90 आता है कि नहीं, क्या 90 आता है, 90 डिवाइड होता है 18 से, 18 से डिवाइड होता है कि नहीं 90, मतलब 18 का टेबल में 90 आता है कि नहीं, तो 18 का टेबल में तो 90 आता है। 18 से अगर हम 5 मल्टीप्लाई करेंगे, 5 8 is 40, 5 1 से 5 प्लस 4 90, 90 तो आता है 80 का टेबल में, 18 का टेबल में 90 आता है, 90 आता है, और 100 का टेबल में भी 500 आता है। मतलब मैं मेरा माइंड कैलकुलेशन कर कैसा रहा है, 500 प्लस 90 100 प्लस 18, तो 90 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 18 से, 500 को डिवाइड कर रहा हूँ 100 से, और दोनों ही 5 से डिवाइड हो रहा है, तो एक्चुअली में 118 और 590 भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, हो गया। तो मेरे पास 10 और 100 है, तो यानी 1000, तो 5000, so 5000 is the marked price, यानी ये बात मार्क प्राइस, लिस्ट प्राइस, प्रिंटेड प्राइस, जो भी बोलो। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, स्पेशली ये वाला पार्ट में अगर देखा जाए, यही वाले क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, तो ये वाले क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट क्लास में मैं पहले क्लास चालू ही करूंगा जीएसटी के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करना, और मैंने और एक वीडियो बनाया था ऑन मैट्रिसेस, तो उसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एंड देन विल मूव ऑन फॉर आवर अनदर वीडियो जो दूसरे चैप्टर पे होगा। तो मैथ का इस चैप्टर के ऊपर तो वीडियो कवर हो चुका है, आने वाले वीडियोस को भी अच्छे से देखिएगा, टाइम दीजिएगा, लाइक द वीडियो, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को, जो लोग मैथ का ये जो पहला चैप्टर है वो पढ़ना चाहते हैं। अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया देन वेरी वेल, अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट में ज़रूर बताओ क्या समझ में नहीं आया, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू एक्सप्लेन टू यू द कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच।
and have a nice day. Watch the video, study well.